हान ली ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, निम्न श्रेणी के शिष्यों से क्या आपका मतलब है कि क्यूई कंडेंसेशन और फाउंडेशन स्थापना शिष्य दोनों भाग लेंगे? वरिष्ठ मार्शल भाई वांग ने अपना सिर हिलाया, यह सही है। तलवार परीक्षण सभा क्यूई संघनन साधकों और नींव स्थापना साधकों के बीच अंतर नहीं करती है। वे सभी प्रतियोगिता में एक साथ रखे गए हैं। हान ली ने संदेह भरे स्वर में कहा, तो क्या यह क्यूई संघनन साधकों के प्रति अनुचित नहीं है? वरिष्ठ मार्शल भाई वांग ने थोड़ा मुस्कुराया और गहरी आवाज में कहा, तलवार परीक्षण सभा मूल रूप से संप्रदायों के बीच फाउंडेशन स्थापना शिष्यों की साधना की तुलना करने के लिए थी। क्यूई संघनन साधक केवल द्वितीयक हैं। हालांकि निम्न श्रेणी के शिष्यों के बीच उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने बाहरी मामलों के शिष्यों को भाग लेने से प्रतिबंधित नहीं किया। हालांकि क्यूई संघनन साधक कभी भी प्रथम स्थान हासिल करने में सक्षम नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यूई संघनन साधक रहे हैं जो फाउंडेशन स्थापना साधकों को हराने में सक्षम थे और शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाने में सक्षम थे। क्यू कंडेंसेशन साधक शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके जादुई उपकरण अत्यधिक शक्तिशाली हैं? कुई हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हे जूनियर मार्शल भाई वास्तव में होशियार है। उसे बिना बताए ही मामले की जड़ पता चल गई थी। सभी संप्रदायों के कोर फॉर्मेशन सीनियर्स के अपने वंशज हैं और कभी-कभी उन्हें कुछ बहुत शक्तिशाली जादुई उपकरण देते हैं ताकि वे उच्च पद प्राप्त कर सकें। इस प्रकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये क्यूई कंडेंसेशन शिष्य एक फाउंडेशन स्थापना साधक को एक असाध्य जादुई उपकरण से पराजित करने में सक्षम होंगे। ऐसा कहने के साथ ही हान ली के चेहरे पर संदेह और गहरा हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, आपने जो कहा है उसके अनुसार शीर्ष रैंकिंग के लिए सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी पुरस्कार होने चाहिए। सिर्फ जादुई औजारों के लिए इतनी मेहनत करने का कोई तरीका नहीं है। वरिष्ठ मार्शल भाई वांग ने धीरे से कहा, भले ही जूनियर मार्शल भाई ने इसका उल्लेख न किया हो, फिर भी मैं इसे वैसे भी कह देता। वास्तव में तलवार परीक्षण सभा का सबसे आकर्षक इनाम शीर्ष 10 में स्थान पाने पर आत्मा जल में अपनी आंखें साफ करने का अवसर है। ऐसा कहा जाता है कि पवित्र वृक्ष से हर बार गिरने वाली पहली बूंद विशेष रूप से मूल्यवान होती है और इसे पौराणिक ब्राइटसाइट जल में मिलाया जा सकता है। हालांकि पानी का उपयोग करने से किसी की साधना नहीं बढ़ेगी, लेकिन यह धुंध और पत्थर के पार देखने की विलक्षण क्षमता प्रदान करती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग शीर्ष 10 में जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यदि पुरस्कार के रूप में केवल कुछ शीर्ष श्रेणी के जादुई उपकरण होते तो बड़े कुलों के संप्रदाय के बुजुर्गों के शिष्यों के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। आखिरकार जबकि आत्मा टेम्परिंग पिल एक कीमती पुरस्कार है, उनमें से केवल एक ही है। हान ली ने अपनी भौंह उठाई और बुदबुदाया, ब्राइटसाइट वाटर। इस आत्मा जल का नाम कुछ ऐसा था जिसे हान ली ने कई अभिलेखों में देखा था। हालांकि उसे पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी कि ड्रीम क्लाउड माउंटेन के 3 संप्रदाय वास्तव में इसे परिष्कृत करने में सक्षम होंगे। इसने उसे भी लुभाया। स्वप्निल स्वर में कुई हुआन ने कहा, पवित्र वृक्ष की पहली बूंद का उल्लेख नहीं करना, बल्कि ब्राइटसाइट जल बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्रियां भी अत्यंत दुर्लभ हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें कई प्रकार की 1000 साल पुरानी आत्मा औषधि का उपयोग किया जाता है। यदि यह तथ्य न होता कि ब्राइटसाइट जल केवल क्यूई संघनन और नींव स्थापना साधकों पर ही प्रभावी है, तो संप्रदाय के वरिष्ठ इसे पुरस्कार के रूप में देने में अनिच्छुक होते। इसके साथ ही हान ली को तलवार परीक्षण सभा की एक मोटी समझ हासिल हो गई थी। एक बार जब उसे कुछ बारीकियां मिल गईं, तो उसने व्यक्तिगत रूप से भाग लेने की योजना बनाई।
आखिरकार, चूंकि यह मामला स्पिरिट टैम्परिंग पिल और ब्राइट साइड वाटर दोनों से जुड़ा था, इसलिए हान ली इस अवसर को जाने नहीं दे सकता था। उसके बाद चारों ने जाने से पहले हान ली के साथ तलवार परीक्षण सभा के बारे में थोड़ी और बातें की। हान ली ने उन्हें अपने जादुई औजारों पर उड़ते हुए तब तक देखा जब तक वे आसमान में काले धब्बे नहीं बन गए। फिर वह अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गंभीर भाव से सोचने लगा। सफेद लोमड़ी की कोमल आवाज अचानक उसके कफ से निकली, क्या भाई हान को प्रलोभन है? क्या आपकी नजर स्पिरिट टैम्परिंग पिल या ब्राइट साइड वाटर पर है? हान ली ने अपना सिर उठाया और स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, मुझे मत बताओ कि मैं दोनों के पीछे नहीं जा सकता। उसने अपनी आस्तीन हिलाई और लोमड़ी को बाहर कूदने को कहा। सफेद लोमड़ी ने जल्दी से अपना असली आकार वापस पा लिया और अपना सिर ऊपर उठाया। उसने धीरे से हंसते हुए कहा, साथी दाववादी हान सच में लालची है। हालांकि यह भी ठीक है। चाहे वह स्पिरिट टैम्परिंग पिल हो या ब्राइट साइड वाटर, वे काफी व्यावहारिक साबित होंगे। यदि आप इस अवसर को चूक गए तो उन्हें प्राप्त करना काफी मुश्किल हो जाएगा। मुझे सब पता है। अभी के लिए मेरे साथ मेरे गुफा निवास पर वापस आओ। मैं पहले तुम्हारा मामला निपटाऊंगा और तलवार परीक्षण सभा के लिए विचार विमर्श बाद में छोड़ दूंगा, हान ली ने उदास स्वर में कहा। फिर वह मुड़ा और अपने गुफा निवास की ओर चल पड़ा। सफेद लोमड़ी की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी और वह बिना कुछ कहे उसके पीछे चल दी। एक बार जब हान ली ने गुफा के निवास में प्रवेश किया तो उसने तुरंत अपने बांस क्लाउडस्वार्म तलवारों पर कलाकृति आत्मा को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। हान ली एक कलाकृति आत्मा के साथ अपने जादुई खजाने की शक्ति में वृद्धि की संभावना से थोड़ा उत्साहित हो गया। मूल रूप से जादुई खजाने के लिए एक आर्टिफैक्ट आत्मा को अपने अंदर समाहित करने की संभावना बहुत कम थी, क्योंकि राक्षस जानवर की आत्मा प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन सिल्वरमून द्वारा हान ली के जादुई खजाने में प्रवेश करने की पहल करने के बाद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। उसने यह भी मान लिया था कि सिल्वरमून की मुख्य आत्मा को जेड राजदंड से हटाना एक परेशानी भरा काम साबित होगा। हालांकि वह काफी आश्वस्त और निश्चित लग रही थी। उसने कहा कि वह खुद ही सारी तैयारियां संभाल सकती है। जब हान ली ने यह सुना तो उसे थोड़ा कम तनाव महसूस हुआ और उसने सफेद लोमड़ी के निर्देशों के अनुसार एक शांत कमरे में एक अजीब जादू की रचना की। फिर उसने जाने से पहले जेड राजदंड और सफेद लोमड़ी को रचना में रखा। शांत कमरा ध्वनिरोधी प्रतिबंध के प्रभाव में था। अगर सिल्वरमून के जेड राजदंड से अलग होने से कोई आवाज उत्पन्न होती तो हान ली पूरी तरह से अनजान होता। नहीं, उसने झांकने की योजना बनाई थी। वह जानता था कि उसकी आत्मा को हिलाने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। हान ली इसके बाद भी शांत नहीं बैठा। वह बगल के शांत कमरे में चला गया और अपने जादुई खजाने में एक कलाकृति आत्मा को स्वीकार करने की अपनी तैयारी शुरू कर दी। आधे दिन बाद हान ली ने अपनी तैयारियां पूरी कर लीं और सिल्वरमून के कमरे की ओर चल पड़ा। उसे लगा कि अब शुरू होने का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वह उसके कमरे में दाखिल हुआ, हान ली के चेहरे पर हलचल मच गई। जेड राजदंड और सफेद लोमड़ी कमरे के जादू के ढांचे के अंदर ठीक से बैठे थे जैसा कि उसने उम्मीद की थी, लेकिन जेड राजदंड की चमक बहुत कम हो गई थी और सफेद लोमड़ी का फर नम और अव्यवस्थित हो गया था। लोमड़ी की आंखें भी थकावट से भरी हुई थीं। जब सिल्वरमून ने देखा कि हान ली अंदर आ गया है तो वह न तो हिली और न ही बोली, मानो उसमें दोनों के लिए ऊर्जा ही नहीं थी। हान ली के चेहरे पर नरमी छा गई और उसने धीरे से पूछा, कैसा रहा? क्या सफलता मिली? सिल्वरमून ने दृढ़ता से कहा, हालांकि यह मुझे मारने के लिए काफी दर्दनाक था, लेकिन मैं सहन करने में सक्षम थी।
ऐसा लगता है कि आपकी ओर से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चूंकि मेरे पास कोई मेजबान कलाकृति नहीं है, इसलिए मैं सफेद लोमड़ी के शरीर में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। मुझे तुरंत आपके जादुई खजाने के साथ जुड़ने की जरूरत है, अन्यथा मेरी आत्मा बिखर जाएगी। हान ली ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद लोमड़ी को उठा लिया। फिर वह उसे बगल के कमरे में ले आया। हान ली के प्रवेश करते ही उसने कमरे को सील कर दिया और एक बार फिर वहां सन्नाटा छा गया। 3 दिन बाद औषधि उद्यान के बाहर एक ध्वनि संचरण तावीज में आग लग गई और वह धुंध में फैल गया तथा शीघ्र ही दृष्टि से ओझल हो गया। 2 घंटे बाद धुंध में नीली रोशनी चमक उठी और हान ली प्रकट हुआ। उसने अपना सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और अपनी ठुड्डी को रगड़ने के बाद एक उड़ती हुई तलवार जैसे जादुई उपकरण को छोड़ा और सीधे डेस्प्रिंग पर्वत की ओर बढ़ गया। सिल्वरमून की मधुर आवाज अचानक हान ली के सिर में उभरी। भाई हान, संदेश से ऐसा लगता है कि डेस्प्रिंग माउंटेन से शिष्यों का जमावड़ा है। क्या यह तलवार परीक्षण सभा से संबंधित हो सकता है? हान ली ने शांति से अपने आध्यात्मिक भाव से उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है। लेकिन चूंकि मेरे जैसे दूर के व्यक्ति को भी पर्वतीय स्वामी से सम्मन मिला है, भले ही यह तलवार परीक्षण सभा से संबंधित न हो, तो यह मामला महत्वपूर्ण होना चाहिए। सिल्वरमून ने धीरे से याद दिलाया, भले ही भाई हान अपनी असली साधना का खुलासा न भी करें, लेकिन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करना उनके लिए बेहद आसान होगा। लेकिन इससे निश्चित रूप से बहुत ध्यान आकर्षित होगा, शायद तीनों संप्रदायों के नवजात आत्मा साधकों का भी। अगर ऐसा होता है तो नुकसान लाभ से अधिक होने की संभावना है। हान ली ने भावशून्यता से उत्तर दिया, मैं पूरी तरह से जागरूक हूं। मैंने कब कहा कि मैं निश्चित रूप से सभा में भाग लूंगा? और अगर मैं भाग भी लूं तो भी मैं प्रथम स्थान पर नहीं आऊंगा। मैं नवजात आत्मा को संघनित करने से पहले बहुत अधिक ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी नहीं करूंगा। सिल्वरमून ने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ कह दिया है। भाई हान के पास कठिनाइयों का समृद्ध अनुभव है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे आपको इस तरह की तुच्छ बात याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि यह केवल उसकी आवाज थी, लेकिन इसमें एक मजबूत आकर्षण था। जब हान ली ने यह महसूस किया तो वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। हालांकि सिल्वरमून ने स्वयं को भेड़िया कहा था, लेकिन वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह अपने आकर्षक रूप के कारण लोमड़ी से अधिक मिलती जुलती थी। इसके अलावा ऐसा लगता था कि वह जानती थी कि उसकी कलाकृति आत्मा बनने के बाद हान ली उसके साथ कुछ नहीं करेगा। जबकि यह सौभाग्य की बात थी कि सिल्वरमून ने लोमड़ी के रूप में रहते हुए पूरे दिल से साधना की। एक बार जब उसने हान ली की उड़ने वाली तलवारों को एक कलाकृति आत्मा के रूप में अपने पास रख लिया, तो वह लगातार उसके साथ बात करती रही। ऐसा लग रहा था कि जेड राजदंड काफी अकेला स्थान था और वह अब अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। इससे हान ली को काफी सिरदर्द हुआ। सौभाग्य से उसे हमेशा उसकी आवाज कोमल और कानों को भाने वाली लगती थी। यहाँ तक कि एक मौका यह भी था कि समय बीतने के साथ उसका स्वभाव धीरे धीरे और अधिक नरम हो जाएगा।